नमस्कार, प्रणाम। मैं इंद्रदमन तिवारी हूँ। स्वागत है आप सभी के अधिवक्ता महोदय में। हम लोग बात कर रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलबी सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर के 3 इयर्स 5 इयर्स कोर्स में अलग अलग विषयों की जो परीक्षाएं हो रही हैं उनके अलग अलग जो पेपर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लेकर के हम बात लगातार कर रहे हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलबी 7 सेमेस्टर में जो आपका अगला थर्ड पेपर है, लैंड एंड अदर लोकल लॉज का, जो भूमि विधि है और जो अन्य विधियाँ हैं उनको लेकर के। तो सबसे पहले एक बार हम सिलेबस की ओर अगर देखें तो जो आपकी पहली यूनिट है वो उत्तर प्रदेश लैंड लॉ से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश लैंड लॉ से रिलेटेड ये जो पहली यूनिट है इसमें आपको थोड़ा सा यूपी जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, जिसको उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 कहा जाता है, थोड़ा सा उसकी सहायता के साथ आपको यूपी रेवेन्यू कोड 2006 पढ़ना होता है, जिसको हिंदी में कहें तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। थोड़ा सा ज़मीन से जुड़ा कानून है, इसलिए समझने में थोड़ा सा जटिलता भी है। दूसरा अगर हम बात करें दूसरी यूनिट की तो वहाँ पे टेनेंसी है। टेनेंसी या अगर इसको बोले तो हिंदी में कहें तो जोतदार। टेनेंसी एक तरीके से सुनने में टेनेंट सा लगता है, किराएदार सा लगता है। यहाँ पे जो उसका अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, वो जोतदार से है। तीसरी जो यूनिट है वो है लीज से और लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड। और आपकी जो चौथी यूनिट है वो है रेवेन्यू कोर्ट से रिलेटेड, राजस्व के जो न्यायालय होंगे उससे रिलेटेड, क्योंकि ये मसले सामान्य न्यायालयों से ना चल करके रेवेन्यू कोर्ट से चलते हैं। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको बता दूं अगर, तो पहली जो यूनिट आपकी है और ये जो पूरा का पूरा एक्ट है, इसमें आपको दो चीज़ें पढ़नी होती हैं बेसिकली। एक तो यूपी रेवेन्यू कोड 2006 का, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 वाली, और दूसरा जो है वो है यूपी जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। मैं बार बार जब यूपी जडेलार कह रहा हूँ तो आपके मन में भ्रांति ना हो कि ये वाला जो आपका सिलेबस है वो यूपी आरसी से गवर्न होना है कि यूपी जडेलार से, क्योंकि यूपी जडेलार मूल कानून था जो 1950 का था, और यूपी जडेलार से जमींदारी को ख़त्म किया गया, लैंड रिफॉर्म्स की व्यवस्था की गई, और उसी लैंड रिफॉर्म्स की व्यवस्था के ही क्रम में ये जो रेवेन्यू को लेने का, रेवेन्यू कोर्ट्स की व्यवस्था करने का, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ की व्यवस्था करने का, उनके पास क्या पावर्स हैं, उनके पास क्या फंक्शंस हैं, उसको देखने का ये सारा अधिकार आया था। लेकिन 2006 में इस यूपी जडेलार को रिपील करके यूपी रेवेन्यू कोड 2006 लाया गया। तो जैसे हमारे लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद लेनी पड़ती है, तो वैसे ही यूपी आरसी को पढ़ने के लिए थोड़ा सा यूपी जडेलार की मदद लेनी पड़ती है। तो हम लोग अब सीधे सवालों की अगर बात कर लें तो एक सवाल हमेशा से ये पूछा गया है, इस प्रकार के सवाल के आने की उम्मीद है कि यूपी रेवेन्यू कोड जो है उसके विषय में बताइए, उसके सेलेंट फीचर्स बताइए। और साथ ही साथ कई बार ये भी पूछा गया है कि यूपी जडेलार को रिपील करके यूपी आरसी लाया गया, यूपी रेवेन्यू कोड 2006 जो लाया गया, तो वो किस हद तक सफल हुआ है, इस विषय में अपने तर्क दीजिए। तो थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन आपको यूपी रेवेन्यू कोड 2006 का, यूपी जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 से करना है। आपको देखना है कि उस एक्ट खत्म करने के पीछे के कारण क्या थे, और इस एक्ट की जो विशेषता जब आप पढ़िएगा, उसके फीचर्स पढ़िएगा, तो वो सारे फीचर्स जरूर टिक करिएगा जो आपने यूपी जडेलार में आपको नहीं मिला। मीन्स कि यूपी जडेलार से क्या यूनिक है यहाँ पे, पहला सवाल। दूसरे सवाल की अगर बात करें, आपके पास 3 चीज़ें हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और भूमि प्रबंधक समिति, जिसको लैंड मैनेजमेंट कमेटी बोला जाता है, एलएमसी। ग्राम पंचायत से सवाल आता है कि ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है, ग्राम पंचायत का चुनाव कैसे होता है, ग्राम पंचायत के चुनाव में लोगों का कार्यकाल कैसे होता है, ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या कैसे निर्धारित होती है। तो जब आप ग्राम पंचायत के चुनाव का तरीका पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक इतनी जनसंख्या है तो इतने मेंबर, इतनी जनसंख्या है तो इतने मेंबर, एक उसका चेयरपर्सन होगा जिसको प्रधान कहेंगे, बाकी को मेंबर बोलेंगे। उनके निर्वाचन की जो पद्धति है, जो रीति है, वो कैसी होगी, ओपन होगा कि कहीं प्राइवेट उनका इलेक्शन होगा, बैलेट से होता है, कैसे होता है। और साथ ही साथ आप ये भी जानिए कि ग्राम पंचायत ही भूमि प्रबंधक समिति का काम भी करती है। अगर वो लैंड के मसले में काम करे तो, लैंड के एडमिनिस्ट्रेशन के मसले में काम करे तो आपको ये भी जानते रहना है कि भूमि प्रबंधक समिति होने के नाते ग्राम पंचायत के पास कौन कौन से अधिकार हैं। मीन्स कि आपको ग्राम पंचायत के गठन, उसके पावर, उसके फंक्शंस के विषय में जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जिस समय ग्राम पंचायत एलएमसी के रूप में, एलएमसी की भूमिका में काम कर रहा है, उस समय उसके पास क्या विशेष पावर होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेकेंड यूनिट में जो टेनेंसी है, टेनेंसी में आपको जो पहला सवाल मिलता है कि कितने प्रकार के जोतदार हैं, कितने प्रकार के टेन्योर होल्डर हैं। तो वहाँ पर यदि आप कोई भारी भरकम किताब पढ़ रहे होंगे अभी आज की डेट में, तो पाएंगे कि बहुत सारे टेन्योर होल्डर आपको कई प्रकार के मिलेंगे। सीरदार, खुदकास लैंड वाले, भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स, भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स, आसामी, गवर्नमेंट लेजी। लेकिन मैं आपसे कहूं कि यदि आप क्लासेज ऑफ टेन्योर होल्डर पढ़ रहे हैं, और वो सवाल आने की उम्मीद भी है चूँकि, इसलिए आप क्लासेज ऑफ टेन्योर होल्डर में BTR मीन्स भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स, BNTR मीन्स भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स,
गवर्नमेंट लेजी आसामी, इन चारों के विषय में पढ़िए और प्रयास करिए कि BTR, VNTR, गवर्नमेंट लेजी आसामी एक लिस्ट बना लीजिए और इनके राइट्स तैयार कर लीजिए। जैसे आप एक राइट लिखिए कि राइट टू ट्रांसफ़र, उसके बाद आप BTR पर टिक करिए कि हाँ कर सकता है, VNTR को क्रॉस करिए नहीं कर सकता, आसामी को क्रॉस करिए नहीं कर सकता, गवर्नमेंट लेजी को क्रॉस करिए नहीं हो सकता। अब आप एक लाइन में 4 लोगों के अधिकार जान पा रहे हैं। तो यदि आपसे सवाल पूछ लिया गया कि BTR का अधिकार बताइए, भूमिधर में ट्रांसफरेबल राइट्स का, तो आप कर ले जाएंगे। अगर आपसे आसामी का अधिकार पूछ लिया गया, सवाल जोड़ करके अगर पूछा जाए आपसे कि कितने प्रकार के टेन्योर होल्डर्स होते हैं और इसमें आसामी के राइट्स बताइए, या कितने प्रकार के टेन्योर होल्डर्स होते हैं बताइए, BNTR के पास क्या राइट्स हैं, तो आपको राइट्स की भी लिस्ट एक बना करके रखनी है और आपको इनके विषय में थोड़ा थोड़ा इनकी परिभाषा भी जानते रहना है कि UPRC में किस सेक्शन में ये व्यवस्था की गई है। उसके बाद हम अगर चौथे सवाल की बात करें तो जो लैंड का अलॉटमेंट होता है, लैंड का अलॉटमेंट से मतलब कि जो खाली पड़ी ज़मीन है ग्राम सभा की, उसका आवंटन होता है ऐसे लोगों को जिनके जो भूमिहीन हैं, जिनके पास कोई जो लैंड नहीं है, जो कोई लैंड परचेस नहीं करते हैं, चाहे वो शहीद की हो सकता है, विडो हो, या शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो, या विलेज आर्टिसन हो, तो उनको ग्राम सभा की खाली पड़ी हुई लैंड मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा अलॉट की जाती है। तो वहाँ पर एक पूरी प्रॉपर एक लिस्ट है कि सबसे पहले इनको अलॉट होगी, वो अगर नहीं मिल रहे हैं तो ही इनको अलॉट होगी। तो जो लैंड मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा मैनेजमेंट और अलॉटमेंट है, वो सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ करके आइए। अगले सवाल की अगर बात करें तो 2 कंसेप्ट है, एक है सरेंडर, एक है अबेंडनमेंट। सरेंडर, अबेंडनमेंट। सरेंडर मीन्स समर्पण और अबेंडनमेंट मीन्स परित्याग। कब कहा जाएगा, यदि आप कब कहा जाएगा कि आपने अपनी ज़मीन सरेंडर की है, और कब ये माना जाएगा कि आप, जैसे उसमें एक अवधि दी हुई है कि यदि आप इतने समय तक उस पर भूमि पर कुछ जुताई बुआई नहीं कर रहे हैं, उस पर आप कोई रेवेन्यू पे नहीं कर रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि आप इस ज़मीन को अबंडन कर चुके हैं, परित्याग कर चुके हैं। या यदि आपको नहीं करना है तो उसके पहले आप सरेंडर कर दीजिए। तो सरेंडर और अबंडनमेंट का जो कंसेप्ट है उसको पढ़िएगा और साथ ही साथ उसके दोनों के अंतर भी देखिएगा। सरेंडर अबंडनमेंट के बाद हम 4th यूनिट की ओर बढ़ें तो रेवेन्यू कोर्ट और रेवेन्यू अथॉरिटीज़ का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू कोर्ट और रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के जो पावर हैं, जो फंक्शंस हैं, जो उनके पास जो उनके यहाँ पर जो प्रोसीजर है उसको आपको पढ़ना है। तो रेवेन्यू कोर्ट और रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के विषय में पढ़ करके आइए। उसके बाद यदि आगे देखें तो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, और मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड में मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ पोजेशन, जिसको खसरा और खतौनी बोलते हैं। तो कैसे जो रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स का मतलब कि कैसे जो भूमि के दस्तावेज हैं उनका मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा। एक सवाल यूनिट 2 से बच रहा है, इजेक्टमेंट। इजेक्टमेंट का मतलब कि कब आपको बेदखली, हिंदी में कहें तो बेदखली, कब आपको आपकी भूमि से बेदखल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपको लीज़ मिली हुई है और आपको लीज़ मिली थी कि आप कोई कृषि कार्य करेंगे, मीन्स कि आप कोई एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए कोई लैंड आपको अलॉट की गई थी, आपको लीज़ पर दी गई थी ग्राम सभा के द्वारा, LMC के द्वारा। अब LMC के द्वारा चूँकि आपको ज़मीन मिली थी, जो लैंड मिला था वो मिला था किसी एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए, लेकिन आपने क्या किया, उस पर कोई भवन बनाया, इंडस्ट्री बना ली। तो भवन या इंडस्ट्री बनाने के इस क्रम में आपको दोषी मान करके आपको आपकी भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा, या कोई ट्रेसपास कर रहा है तो उसको बेदखल कर दिया जाएगा। तो इजेक्टमेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजेक्टमेंट भी पढ़ करके आइएगा। और मैंने पहले सवाल पर ही बोला है, मैं आपसे जरूर कहूँगा कि आप UPZLR और UPRC की तुलना थोड़ी सी जरूर करिएगा। जिस समय आप UPRC पढ़ रहे हैं, अभी तक यदि आपने नहीं पढ़ा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं UPZLR को पूरा पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप गूगल पे या नेट पे जैसे ही आप सर्च करते हैं तो वहाँ पे ढूंढिए, प्रयास करिए कि UPZLR में क्या चीज़ें नहीं थी, कैसे UPZLR को बेहतर करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए UPRC की व्यवस्था की गई। क्योंकि यूपी रेवेन्यू कोड में आप जैसा नाम पढ़िए तो यूपी रेवेन्यू कोड में पूरा का पूरा जो फोकस है वो रेवेन्यू पर है, रेवेन्यू वर्ड पे है। और जो पहला एक्ट था उसमें यूपी का जमींदारी के एबॉलिशन का और लैंड रिफॉर्म का मामला था। तो ये मान के चलते हैं कि 1950 से लेकर के 2006 तक बहुत सारा लैंड रिफॉर्म हो गया। तो आप ढेर सारा रेवेन्यू तभी ले सकते हैं, सरकार आपसे ढेर सारा रेवेन्यू तभी ले सकती है जब आपको ढेर सारी व्यवस्था मुहैया कराए। तो ये सारी व्यवस्था जो है ये रेवेन्यू बेस्ड है, या बोले तो रेवेन्यू सेंटर्ड है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, आप इस सवालों को पढ़िएगा। और किताब की बहुत बार चर्चा होती है, तो मुझे लगता है कि इसको UPRC के बैरेट से पढ़ना ही ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको ग्राम पंचायत का गठन वगैरह पढ़ना है, अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो यूपी पंचायती राज एक्ट में आपको उसका गठन मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो यूपी पंचायती राज एक्ट की मदद से थोड़ा सा ग्राम पंचायत को देखिएगा, LMC के काम को भी देखिएगा, UPRC में भी आपको मिल जाएगा थोड़ा बहुत आपके काम भर का। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, आपका ये जो लैंड लॉ का पेपर है उसके लिए। जो भी आपका नया विषय होगा उसको लेकर के मैं जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, सादर प्रणाम।